दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DSLG में। साथियों, आज की इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती और OBC आरक्षण घोटाले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो में हमने आप सभी के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती को विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं के द्वारा उठाए जाने से संबंधित वीडियो क्लिप को ऐड किया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो में जानकारी शेयर करने से पहले आज आप सभी को बता दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का देहावसान हो गया है। तो आप सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और एक कमेंट जरूर करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब बात कर लेते हैं यूजीसी नेट एग्जाम डेट और एसआई ट्रेनिंग डेट घोषित को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है सामने। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल करके कल देर शाम को आई है और यूजीसी नेट ने नेट परीक्षा की एग्जाम डेट का ऐलान कर दिया है। तो यूजीसी नेट का आयोजन 21 फरवरी से किया जाएगा और आप सभी लोग देख सकते हैं यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने शुक्रवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। यह परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। तो यूजीसी नेट परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, सभी लोग अपने फॉर्म ऑनलाइन कर दें दी गई डेट के अंदर। अब बात कर लेते हैं यूपीएसआई में सफल अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। आप सभी लोग अपने बैग तैयार कर लीजिए और अपनी ट्रेनिंग की तैयारी के लिए शुरू हो जाएं। देखते हैं कब आई है इस ट्रेनिंग की डेट। आप सभी लोग देख सकते हैं 31 जनवरी से शुरू होगी दरोगाओं की ट्रेनिंग, फोरेंसिक में निपुण होगा नया बैच। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। डीजी प्रशिक्षण बोले, शासन के आदेश पर उप निरीक्षक के 9534 पदों पर की गई भर्ती ट्रेनिंग में साइबर पर किया जाएगा, जिस सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा साइबर पर। अब क्या है खबर, उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के लिए चयनित होकर ट्रेनिंग का इंतजार करें अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 31 जनवरी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मुरादाबाद के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान समेत प्रदेश के 11 संस्थानों में तैयारियां शुरू हो गई। यह जानकारी डीजी प्रशिक्षण डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह ने दी है और बृहस्पतिवार को मुरादाबाद में दी गई उनके द्वारा ये जानकारी। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक के 9534 पदों पर भर्ती की गई। सबको ठीक रहा तो 31 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के 11 संस्थानों में ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और उप निरीक्षक की 12 माह चलने वाली ट्रेनिंग में साइबर पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो और इस नए बैच को घटनास्थल से नमूने लेने और विवेचना में साक्ष्य जुटाने की बारीकियां समझाई जाएंगी। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को अपने बैग पैक कर लेने चाहिए। उनकी ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और 2023 जो है उनके ट्रेनिंग साल के रूप में होगा और उन्हें जो है आपको बता दें नियुक्ति प्रक्रिया तो पूरी हो ही गई है। ट्रेनिंग के बाद उन्हें अपने अपने थानों में पोस्टिंग प्रदान की जाएगी 2023 में। तो ये थी बड़ी अपडेट। अगर आप इसे विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या वहां से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद DSLG विदाउट स्पेस और वहां से इस खबर को आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। आप सभी को बता दें ओबीसी और आरक्षण पर घमासान मचा हुआ है। जैसे ही हाईकोर्ट की तरफ से निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जो सरकार की तरफ से लागू किया गया था उसको समाप्त करने के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो उससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और ओबीसी आरक्षण पर सभी विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं और सरकार के बीच सीधा घमासान देखने को नजर आ रहा है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। तो ओबीसी आरक्षण जो निकाय चुनाव में लागू किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निरस्त कर दिया था और उसके बाद सियासी जुबानी हलचल तेज हो गई है और सभी विपक्षी दल सरकार को आरक्षण विरोधी बताकर सरकार का घेराव करने में लगे हुए हैं। उधर सरकार भी अपने तरीके से आरक्षण को लागू कराने के लिए प्रयासरत है। क्या है पूरी खबर, जान लेते हैं विस्तार से। हिंदुस्तान टीम, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के कराने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दायर की है। राज्य के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय गोयल के माध्यम से दायर इस याचिका में कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग संवैधानिक रूप से संरक्षित है और उच्च न्यायालय ने मसौदा अधिसूचना को रद्द करके गलती की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश जारी किया था। राज्य सरकार ने शुक्रवार को निकाय चुनाव में पिछड़ों की आरक्षण देने के लिए गठित आयोग के क्षेत्राधिकार की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर
संसदीय आयोग स्थानीय नगरीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के संबंध में जांच व अध्ययन करते हुए संतुत के साथ राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। आयोग का कार्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र में बनाने पर विचार किया जा रहा है। और आप सभी को बता दें, ओबीसी आरक्षण बिना निकाय चुनाव के नहीं, ये कहा स्टेटमेंट आ गया है भाजपा के मंत्री शर्मा का। विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं कराएगी। हाईकोर्ट के फैसले को 24 घंटे के अंदर ही 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसके 36 घंटे के अंदर ही पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एसएलवी दाखिल की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास के विजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कार्यपद्धति ऐसी है जिसमें समाज के सभी वर्गों के साथ पिछड़े वर्गों को सहित कमजोर और वंचित और दबे कुचलों को न्याय दिलाना प्रदेश सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। अब वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण विरोधी होने पर अखिलेश सरकार ने किया है पलटवार। अब अखिलेश के वार पर चौतरफा पलटवार जारी है। सभी कुछ विपक्षी दल भी अखिलेश पे हावी हो गए हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर उन्हें पीछे करने की साजिश रच रही है। अखिलेश का बयान भाजपा, बसपा, कांग्रेस और सुभाषपा ने चौतरफा पलट कर दिया है। यानी अखिलेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरा। लेकिन उसी बीच आप सभी को बता दें, कुछ प्रमुख विपक्षी दल जैसे बसपा, कांग्रेस और सुभाषपा, इन सभी ने अखिलेश यादव को घेरा है। और अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया है, कल दलितों की बारी है। सरकार पूरी विधानसभा का सत्र बुलाकर आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराए। अखिलेश ने कहा कि दिल्ली व यूपी की सरकारें पिछड़ों के वोट से बनी है, लेकिन सरकार में इनकी जवाबदेही नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण देने के मामले में भाजपा का रवैया भी कांग्रेस जैसा ही है। सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। इससे वह एससी व एसटी का पदोन्नत के आरक्षण खत्म कर दिया गया था। तो यानी अखिलेश यादव पर भी विपक्षी दलों के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि ऐन मौके पर वो बोले हैं। इससे पहले जब आरक्षण पर हमला हुआ है तब वो कभी नहीं बोले हैं। अब क्या है, सपा की कथनी व करनी में भारी अंतर है। भूपेंद्र सिंह का स्टेटमेंट है। और ओबीसी का आरक्षण कौन छीनना चाहती है? भाजपा, ये कहा अखिलेश यादव ने। और भाजपा, कांग्रेस, बसपा और सुशासपा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। अब बात कर लेते हैं आप सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर जी के द्वारा अखिलेश के जो स्टेटमेंट दिया है आरक्षण को लेकर के, उस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्पष्ट कर दिया है। तो उसको देख लेते हैं क्या है खबर। आप सभी लोग देख सकते हैं, ओपी राजभर जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। और उन्होंने कहा कि अखिलेश को अगर इतनी ही पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो उन्होंने अपना वकील कोर्ट में क्यों नहीं खड़ा किया, और इससे पहले जब आरक्षण पर हमला हुआ है तब वो क्यों नहीं बोले, क्यों उनकी पार्टी मौन रही। तो इस तरीके से अखिलेश यादव की कार्यपद्धति भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी नजर आती है। इससे पहले जब पुलिस भर्ती में आरक्षण घोटाला और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ था, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था और तब वो नहीं बोले थे। और अब जब राजनीतिक मामले पर आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट का डिसीजन आया है और आरक्षण पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है, तो उनमें इतनी खलबली क्यों मची है? कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के राजनीतिक हित को नजर दर्शाता हुआ ये वाकया स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं आज की और बड़ी खबरों के बारे में। साथियों, बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने 6800 पदों को जारी कर दिया था और कहा था इस पदों के समायोजन से आरक्षण विसंगति जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की मांग है कि 19,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, जिससे जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसे मेंटेन किया जाए। अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा। शिक्षक भर्ती आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई कि पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के रवैये से अभ्यर्थी आहत हैं। ओबीसी व एससी अभ्यर्थी अपना हक लेकर रहेंगे। महासचिव सुमित यादव एवं उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार प्रत्येक भर्ती में पिछड़ा दलितों का आरक्षण धीरे धीरे निकाय चुनाव की तरह खत्म कर रही है और ऐसे में सभी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा जो भी पार्टी उनका साथ देगी
चुनाव में अभ्यर्थी उसका साथ देंगे। बैठक में रामविलास यादव, रवि निषाद, डीपी डिसूजा, नितिन पाल और यदुवेंद्र सिंह आदि शामिल रहे थे और उन्होंने कहा है कि 6800 वर्ष 13156 वाला मामला कोर्ट में आर्डर रिजर्व है। अगर वहां से 19,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए आर्डर नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन चला करके सरकार पर दबाव बना करके 19,000 सीटों की मांग करते हुए और 19,000 सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए पूरा दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों से भी सहयोग लिया जाएगा। हालांकि देखना है उनके इन सभी प्रयासों में राजनीतिक पार्टियां कितना सहयोग देती हैं, क्योंकि इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी हों या आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हों, सभी के द्वारा जब आंदोलन किया गया है तो उसमें राजनीतिक रूप से किसी भी पार्टी ने पूरी तरीके से सहयोग नहीं किया है। आने वाले समय में देखना है कि आरक्षण मुद्दा क्या राजनीतिक रूप लेकर के सभी तरीके से सरकार पर दबाव बना करके 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर नियुक्ति होती है या कोर्ट के आदेशानुसार जो भी आता है आर्डर उसी के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब बात कर लेते हैं 6800 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 मामले को लेकर के क्या है बड़ी खबर। तो आप सभी साथियों को बता दें 6800 में चयनितों को अपनी नियुक्ति प्रक्रिया के 1 साल बाद तक भी इंतजार है, क्योंकि जो सूची जारी की गई थी पिछले साल जनवरी में जारी की गई थी और 1 साल हो गया, अभी तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। और आप सभी को बता दें 6800 से 13156 वाला मामला कोर्ट में विचाराधीन है और आर्डर वहां पर रिजर्व हो चुका है। आर्डर डिलीवर होने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार 6800 में चयनितों को और करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय आप सभी को बता दें कोर्ट आर्डर डिलीवर होना लगभग मुश्किल माना जा रहा है, लेकिन यह 100% पक्का है कि 10 जनवरी से पहले कोर्ट आर्डर डिलीवर हो जाएगा। और आप सभी को बता दें जनवरी के फर्स्ट वीक में यानी 5 जनवरी से पहले आर्डर डिलीवर के लेकर के जो केस स्टेटस जारी कर दिया जाएगा हाई कोर्ट की तरफ से, तब तक के लिए 6800 में चयनितों को थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रोसेस में आने के बाद में 6800 चयनितों में सभी भाई बहन काफी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों की अगर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी तो उससे 6800 के चयनितों पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है। इसी बीच आप सभी को बता दें 6800 में चयनितों के एक शिष्टमंडल ने केंद्रीय मंत्री संजय सिंह निषाद जी से मुलाकात की और अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उनसे विशेष आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा है। हालांकि इस तरीके की मुलाकातों का कोई प्रभाव अभी तक पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट का आर्डर आने के बाद ही किसी तरीके के प्रभाव को देखा जा पाएगा। कोर्ट से आदेश आने से पहले इस तरीके के राजनीतिक मुलाकातों से थोड़ा ये होता है मानसिक सांत्वना मिलती है, लेकिन इसका कोई भी विशेष फैसला या प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना यह है कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, तो 6800 के में ही नियुक्ति का आदेश आता है या 19,000 सीटों पर नियुक्ति का आदेश आता है। हालांकि 100% चांसेस ये हैं कि 6800 के मामले में 6800 प्लस कुछ याचियों के लाभ के साथ आर्डर आ सकता है, लेकिन ये आर्डर 10 जनवरी तक ही आ पाएगा। उससे पहले आप सभी लोगों को धैर्य रखकर कोर्ट के आर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। और आप सभी को बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए प्रत्यावेदन 20 जनवरी तक ले लिए जाएंगे और ऑनलाइन मोड में प्रत्यावेदन लिए जाएंगे। तो ये थी 69,000 शिक्षक भर्ती और 6800 चयनितों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। तो 6800 चयनितों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्डर लगभग उन्हीं के फेवर में आने वाला है, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। इससे आप सभी को संयम रखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी निकाय चुनावों में आरक्षण मुद्दा गरमाने के बाद में सभी विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मुद्दे को उठाया है। उन सभी की कुछ वीडियो क्लिप्स को ऐड करते हैं। आप सभी लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखें सभी विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं ने क्या बात कही है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर। पिछड़ा और कमेरा समाज के विरोधी रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसके लिए छात्रों को लखनऊ में डंडे नहीं खाने पड़ते, आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर इनकी सोच और इनकी नीयत क्लियर होती तो नीट में जो हुआ वो नहीं होता। और लगातार अभी जो आपके सामने ये निकाय चुनाव का आरक्षण रद्द हुआ है, अगर इनकी सोच क्लियर होती और हर समाज को ये उनका जो हक है वो देना चाहते तो जब इसने आरक्षण को पूरी तरीके से नकारने की कोशिश की 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हो या उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो या बारी बारी से अन्य विज्ञापित होने वाली नौकरियां हो, जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को नकारने की कोशिश की है, उससे इनका असली चेहरा जनता के बीच में आ गया। और इस नगर निकाय चुनाव में भी अगर विधिवत सर्वे करा करके आरक्षण का निर्धारण हुआ होता तो आज
पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण से हाथ नहीं धोना पड़ता। इसका मतलब है इस सारे साजिश के पीछे भाजपा की एक समझी सोची रणनीति चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। बांदा यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ। अभी यूनिवर्सिटियों में जहां भी जिस संस्था में जो लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें जो हक और सम्मान और जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं सरकार दे रही। और केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप यूनिवर्सिटियां उठा करके देख सकते हैं। एक बार तो इस सरकार ने आयोग भी गठित किया, एक कमेटी भी बनाई और कहा कि इसमें पिछड़ों की गिनती होगी। उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और सरकार ने ये कहा, सरकार की मंशा ये थी कि क्लास 3 और क्लास 4 में कितने पिछड़े नौकरी पा रहे हैं, उनकी कितनी गिनती है उसमें। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया है, किसी की जानकारी में नहीं लाया गया।